हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम शरपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर रीड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं, बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक शिक्षा समकालीन भारत एवं शिक्षा में। ठीक है, बेसिक शिक्षा 1937, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे आपका होगा बुनियादी शिक्षा, नई तालीम शिक्षा, वर्धा शिक्षा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, आप जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा, अच्छे से एक बार के वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिक शिक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक शिक्षा के उद्देश्य, राइट है, और इसके जो सिद्धांत हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बेसिक शिक्षा के सिद्धांत, है ना। और उसके बाद में बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम वगैरह पढ़ेंगे और समय सारणी भी देख लेंगे मोटा मोटा सा, और बेसिक शिक्षा की विशेषताएं क्या और इसका मूल्यांकन मतलब इसके गुण और दोष। ठीक है, राइट है। तो हम लोग ये इतना इसमें पढ़ेंगे, तो वीडियो आप लोगों को पक्का 100% बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और क्वेश्चन आपसे वहाँ पे सीधे नहीं पूछता है, देखिए कभी रख दिया तो ऐसे रख देगा बेसिक शिक्षा, ये 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूँ, 4 नंबर में, कभी कभी ये 2 नंबर में, मतलब जैसे अंदर से मतलब क्वेश्चन उठा दिया ना बेसिक शिक्षा, तो उसके बारे में गांधी जी के, तो 2 नंबर और मतलब 6 नंबर आप मान के चलो, 6 नंबर से आने के चांस रहते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा और आप लोगों को बता रहे हैं, जो भी बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप टेलीग्राम पे चले जाना, सर्च कर लीजिएगा राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, सारी फाइल्स वगैरह मैं ऑलरेडी वहाँ पे भेज रखा हूँ। ठीक है, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे देखिए काफ़ी मैंने फाइल्स रखी हैं, जो बच्चे मतलब जैसे हैं ना पहले से ऑलरेडी, तो उन्हें पता है, या आप टेलीग्राम पे चले जाना, वहाँ फाइल्स में सर्च कर लेना, फाइल का नाम डाल के वहाँ से फाइल मिल जाएगी। पिनेट मैसेज में देख लोगे तब भी आपको लोगों को फाइल मिल जाएगी। दूसरी बात, और मतलब जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ भी मैंने फाइल की लिंक डाल रखी है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको, जैसे आपको समकालीन भारत एवं शिक्षा की असाइनमेंट फाइल चाहिए, तो समकालीन भारत एवं शिक्षा नीचे लिखा है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन फाइल असाइनमेंट फाइल लिंक। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सीधे वही इसी की फाइल खुल के आएगी। जैसे आपको मतलब बीएड ऊपर मैंने लिखा भी बीएड फर्स्ट ईयर फाइल। ठीक है, इसमें अपने आपकी टोटल इतनी फाइल, ईपीसी 3 फाइल चाहिए, ईपीसी 2 फाइल चाहिए, ईपीसी 2 फाइल की लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो फाइल ही खुल के आ जाएगी वहाँ पे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिंक जनरेट करके बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है, राइट है। तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स लेना नहीं चाहते, मैं तो कहूँ सब लोग लो, आप लोग केवल एक सब्जेक्ट का लो बट लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि नोट्स के साथ में आप नोट्स देख सकते हैं, नोट्स में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाया हूँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाया हूँ। ठीक है, ये भी नहीं कि हैंड राइटिंग आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ही मेरे नोट्स हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में लाया हूँ। जो बच्चे नोट्स लेते हैं, ठीक है, नोट्स का प्राइस भी मैंने बहुत ही कम रखा, बहुत बहुत कम रखा है, ये समझिए इसके हिसाब से। नोट्स के साथ में आपको 5 ईयर के 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। साथ में मैंने 5 साल के वेरी शॉर्ट भी उसमें सॉल्व करके लगा रखे हैं। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने दे रखा है। आप मतलब जैसे आपको लगता है ना, तो आपको जो सब्जेक्ट हार्ड लगता हो आप उस सब्जेक्ट का लेकर देखिए और उसका पढ़िए। अगर फिर आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आपके साथ हूँ ना, तो आप खुद ही मतलब पूछिएगा, आप बताइए, ऐसा हो नहीं सकता जो समझ में ना आए। ठीक है, तो 100% आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, तो आप लोग उन्हें जरूर लीजिए। पहले एक सब्जेक्ट का शुरुआत में लेके देखिए, ताकि आपको लगे ना, और एक का लोगे उसके बाद में मैं नहीं, आप खुद ही लोगे, तो मुझे नहीं बार बार बोलना पड़ेगा, आप खुद ही लोगे आके। तो ये चीज़ है। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं बेसिक शिक्षा के बारे में। तो इसका अन्य नाम क्या है? बुनियादी शिक्षा, नई तालीम शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना बोला जाता है। प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसके कहने पर? महात्मा गांधी जी के कहने पर। सभापतित्व किया था महात्मा गांधी। देखिए इस चीज़ को अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा आप लोगों को मैं बेसिक बता देता हूँ, है ना। तो अगर बेसिक आप लोगों का, ठीक है, आप लोग समझ लिए पूरी ये कहानी क्या थी, तो आप लोगों को ये पूरी कहानी के रूप में बैठ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा याद रहेगा। तो मैं इससे बताता हूँ, पहले इसका बेसिक आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना कब आई थी? 1937 में। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्धा योजना, या जिसे देखो यहाँ पे कई नाम ना, बुनियादी शिक्षा हो गया, नई तालीम, इसमें से मैं कोई भी नाम लूँ, आप लोग ये चीज़ समझिए। ठीक है, तो अगर वर्धा योजना की बात करें तो 1935-37, ठीक है, ये आप लोगों का मैंने बताया ना, 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, 4 नंबर में शॉर्ट ही आता है अधिकतर, और ये फप का है आएगा, ये आप लोग समझिए। तो वर्धा, लेकिन वर्धा योजना की बात करें तब 1935-37 हम बोल सकते हैं। ठीक है, 35 में यहाँ पे अगर हम बात करें तो गठन किया गया था, 1937 में रिपोर्ट आई थी, है ना। लेकिन इसकी जो कहानी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है 1935 से। 1935 से इसकी कहानी जुड़ी है। 1935 में मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया,
या भारत सरकार अधिनियम जिसे हम बोल सकते हैं वो आया था। उसने प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही, यानी जो प्रांत हैं उनको स्वतंत्र रूप दे दिया गया, उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। उसके बाद प्रांतों में निर्वाचन मतलब चुनाव हुए, ठीक है। उस चुनाव में अंग्रेजी सरकार के साथ साथ जो भारतीय पार्टियां थी, जैसे हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई आपकी, वो भी इस चुनाव का हिस्सा बनी, वो भी अपने कदम को राजनीति में रख चुकी थी। उसके बाद चुनाव में काफ़ी अच्छा उसका प्रदर्शन भी रहा और कई राज्यों में उसने अपने क्या चुनाव में जीत भी हासिल की। 2 वर्ष बाद 1937 में, ठीक है, 1937 में चुनाव होता है। उस चुनाव में जब कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की, तो तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मतलब अक्टूबर 1937 में ही वर्धा वर्धा मतलब एक जगह का नाम है, ठीक है, तो महाराष्ट्र की, तो एक सम्मेलन बुलाया और यह सम्मेलन शिक्षा के ऊपर बुलाया गया था। इसलिए इस सम्मेलन को क्या बोला गया था, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। क्या बोला गया था, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन भी कहा गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी भी शामिल हैं और उन्होंने इन चीज़ों को सुना, समझा और समझने के बाद उन्होंने हरिजन समाज पत्र में एक बहुत बड़ा लेख प्रकाशित करवाया, जिसमें शिक्षा के ऊपर बहुत सी बातें कही गई थी। शिक्षा को सुधारने को लेकर बहुत से सुझाव भी दिए गए थे, ठीक है, जिसमें से पहला सुझाव था भारत में एक शिक्षा योजना बनानी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो सम्मेलन वर्धा में हुआ है इसे ही एक शिक्षा योजना के रूप में ला दिया जाए, और फिर बाद में वर्धा सम्मेलन जो वर्धा सम्मेलन था, ठीक है, इसे ही वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाने लगा। मीन्स अगर हम बोलें तो योजना बनकर तैयार हो गई। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी डॉक्टर जाकिर हुसैन से महात्मा गांधी जी ने कहा क्यों ना आप वर्धा के लिए एक प्रारूप तैयार कीजिए। तो फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं इसका प्रारूप तैयार करते हैं, किसके कहने पर, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, महात्मा गांधी जी के कहने पर क्या करते हैं, इसका प्रारूप तैयार करते हैं। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य वो भी मैंने आप लोगों को बताया और यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे पहला था क्या था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जैसे मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क हस्त उत्पादन कार्य। तो हस्त उत्पादन कार्य जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं उनको व्यावसायिक शिक्षा और हस्तकला शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। इस योजना के दौरान इस बात को भी कहा गया था, इस बात को कहा गया था, इस कमेटी ने कहा था बच्चों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुल मिलाकर वर्धा प्रारूप बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि अगर इससे पहले एक हाँ अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो वर्धा ये योजना, ठीक है, तो इसका प्रारूप बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसी कमेटी नहीं थी जो पूरी तरह भारतीयों द्वारा बनाई गई या नियंत्रित की गई हो, ठीक है, जिसका भारतीयों के हाथ में हो कंट्रोल वगैरह, ठीक है। तो 2 साल बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें अंग्रेज इस बात को मानते हैं कि भारतीय भी इस युद्ध में शामिल होंगे ब्रिटेन के साथ लड़ाई को, ठीक है। फिर इस बात की जब निंदा की गई भारत में कि हम क्यों द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे, तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध को निंदा करने के बाद कांग्रेस और उसके जो मंत्रिमंडल के सदस्य वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं। और उसके बाद में जैसे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो राजनीति से तो बाहर हो ही गए थे, और धीरे धीरे वर्धा योजना उसके द्वारा बनाई गई थी, वो जो प्रारूप तैयार किया गया था ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, फेल होने लगा था, क्योंकि इस पर आगे कोई ध्यान देने वाला नहीं था, है ना। तो समझ गए आई होप। तो वर्धा योजना बेशक बहुत अच्छी योजना थी और इसमें बड़े बड़े महान नेता भी थे, लेकिन दिक्कत किस बात की थी, दिक्कत सिर्फ इस बात की थी कि ये योजना रास्ते में ही रुक गई और इसको सफलता नहीं मिल पाई थी, ठीक है। आई होप आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे, है ना। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर आगे इसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे। सार्जेंट रिपोर्ट आती है 1944 में। अब इसे एक बार मोटा मोटा सब देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नोट्स के बारे में मैंने बता रखा है, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स आप लोग ये उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा 1937, ठीक है, इसका अन्य नाम है बुनियादी शिक्षा हम बोल सकते हैं, नई शिक्षा योजना बोल सकते हैं, वर्धा शिक्षा योजना बोल सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, आपसे सीधे नहीं पूछेगा बेसिक शिक्षा, क्योंकि बेसिक शिक्षा अगर वो आपसे पूछता तो आप सीधे जान जाओगे ना कि बेसिक शिक्षा से उसने क्वेश्चन पूछा है। वो जो क्वेश्चन घुमाता है वो आपसे ऐसे पूछ सकता है, वर्धा शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या नई तालीम शिक्षा योजना से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके विशेषता, ऐसे क्वेश्चन रखिएगा। आपसे बेसिक शिक्षा नहीं, लेकिन हाँ रखता है, फिर अन्य नाम इसके जरूर आप लोग याद रखिएगा। प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, महात्मा गांधी जी के कहने पर सभापतित्व किया था इसका महात्मा गांधी ने खुद ही। प्रमुख उद्देश्य था मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क, अभी मैंने आप लोगों को बताया, हस्त उत्पादन कार्य। दूसरा था बच्चों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, तो ये हो गया।
वर्धा ये मैंने नोट करके रखे, क्योंकि जैसे यहाँ आपको कंपटीशन वगैरह का एग्जाम देते तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन मतलब जैसे रखा जाता ना, तो वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया था कि आप कहीं भी आगे जाएँ तो नोट्स इस हिसाब से मैंने बनाया कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये नहीं कि यार आपने केवल यहाँ पे काम चला लिया, ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपका सब जगह काम आएगी, जहाँ जहाँ ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, है ना। सत्य अहिंसा सर्वोदय का सिद्धांत बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। वर्धा में ये तो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स में मैंने ऑलरेडी दे रखी है ना। फिर यहाँ पे भी देखें गांधी जी ने अपनी नवीन मतलब योजना प्रस्तुत करते हुए कहा, देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। वर्धा शिक्षा योजना भारत में चल रही अंग्रेजी प्रणाली को खत्म करने के उद्देश्य से चलाई गई थी। इसका श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी जी को जाता है। महात्मा गांधी जी ने ही कहा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में जो श्रेष्ठ है उसे संपूर्ण कर प्रकाश में लाना। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है ना। अब इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। उद्देश्य सबसे ज़्यादा सिद्धांत पूछे जाते हैं। उद्देश्य देख लीजिए, पहला आर्थिक उद्देश्य, ठीक है। दूसरा है आपका सांस्कृतिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य मतलब बच्चों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर विद्यालय का बिल पूरा करना। ये क्या बोलते हैं? अर्थ उत्पादन कार्य, मतलब बच्चा मतलब आप लोग समझ रहे हैं, है ना, वो चीज़ है। सांस्कृतिक उद्देश्य भारतीय संस्कृति तथा आदर्शों का ज्ञान कराकर उन्हें अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना। नैतिक एवं चारित्रिक जो है उद्देश्य, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब जो है नैतिक और विकास करना था, उसमें अच्छे चरित्र का निर्माण करना हम बोल सकते हैं, ठीक है, किया जा सके, जिसमें अच्छे नागरिक बनाने का उद्देश्य मतलब बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उसमें अच्छे नागरिक बनने के गुण उत्पन्न हो। और थोड़ा और भी आप लोग मोटा मोटा सा इसमें लिख सकते हो, ताकि आप बस हेडिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। एक दो बार पढ़ोगे तो इतने ईजी में है, ठीक है। आपको वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ लीजिए आप लोग इतनी ईजी लैंग्वेज में मैं नोट्स लाया हूँ, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। संपूर्ण विकास का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा का बालक में शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास करना था, है ना। संपूर्ण विकास मतलब, ठीक है, तो उसका शारीरिक भी जाएगा, मानसिक रूप से भी हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से भी हो जाएगा। सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य मतलब इसके द्वारा सहयोग, प्रेम, आत्मविश्वास आदि की भावनाओं का विकास करने पर बल दिया गया, हम बोल सकते हैं। इसके जो सिद्धांत हैं ये तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो 6 लिखे हुए हैं, है ना, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से इन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ये तो बहुत ही पूछा जाता है। और आप लोगों का मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले करवाऊंगा, है ना। लॉन्ग के भी, शॉर्ट के भी। वेरी शॉर्ट तो मैं आप लोगों को 5-5 6 साल के भी करवा दूंगा, आप लोग देख लिया। और नोट्स में मैंने ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, गांधी जी ने कहा, शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। अंग्रेजी को कोई महत्व न देकर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। जन शिक्षा की व्यवस्था मतलब जन शिक्षा मतलब महात्मा गांधी ने बताया जन साधारण की शिक्षा। अशिक्षा भारत पर पाप और कलंक है, इसका ठीक है, ये चीज़ है। तो किसकी होनी चाहिए? जन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हस्त कौशल पर केंद्रित शिक्षा, ठीक है, लर्निंग बाई डूइंग वाली वो चीज़ हो गई। आत्मनिर्भर बनाने की जो है शारीरिक क्षमता पर बच्चों को जागरूक करना, इकाई के अनुरूप विकसित करना, है ना। बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में इन्होंने क्या बोला था? हस्तशिल्प। ये आप लोग ठीक है, हस्तशिल्प से ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा? कटाई बुनाई हो गया, लकड़ी का काम हो गया, मिट्टी का काम, चमड़े का, ये सब इसमें किसमें आ जाएंगे? हस्तशिल्प वाले में। फिर मातृभाषा, ठीक है, गणित मातृभाषा पर मतलब, ठीक है, मातृभाषा होनी चाहिए। गणित में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सामाजिक विषय में इतिहास हो जाएगा आपका, भूगोल हो जाएगा, नागरिक शास्त्र वगैरह, ठीक है, सामान्य, ये सब हो जाएगा। कला हो जाएगा। बेसिक शिक्षा की समय सारणी इसमें जो बताया गया था, हस्तशिल्प के लिए 3 घंटे 20 मिनट दिए जाएंगे, मातृभाषा के लिए मतलब मातृभाषा के लिए 40 मिनट, संगीत के लिए ये, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए 40 मिनट, शारीरिक के लिए 10, अल्पकाश के लिए 10, हाफ टाइम के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार 5 घंटे 30 मिलाकर प्रतिदिन कार्य करना होगा। अगर हम कुल कार्य दिवस की बात करें तो कितना हो जाएगा? 288 हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषताएं, है ना, मोटा मोटा सा बता रहा हूँ, 4 नंबर में आपका आता है, ठीक है, 6 नंबर हो जाता है, तो उस हिसाब से। और आप लोग कहानी पूरी सुन लिए तो समझ में आ गया होगा। एक समान पाठ्यक्रम बालक एवं बालिकाओं के लिए कक्षा 5 तक, है ना। केवल भौतिक विकास का शिक्षा में स्थान धार्मिक शिक्षा को नहीं, केवल नैतिक है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा को नहीं। धार्मिक मतलब किसी के धर्म वो वाली चीज़ है ना। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था बालिकाओं के लिए, ये हो गया। बेसिक शिक्षा का अर्थ है आधारभूत, बेसिक का, ठीक है, ये चीज़ होगी। और इसका मूल्यांकन हम लोग देखो, मूल्यांकन में 2 चीज़ें, एक तो उसके कुछ गुण भी देखेंगे, है ना, कुछ कमियां भी होती हैं वो भी हम लोग देखेंगे। वो सारा किस में आ जाएगा? दोनों चीज़ें मूल्यांकन में आ जाएगा। तो सब पहले इसमें दिया हुआ है, सॉरी, सबसे पहले इसमें दिया हो ना, क्रिया प्रधान होना। क्रिया प्रधान होना का मतलब है लर्निंग बाई डूइंग, है ना। बच्चा करके शिक्षा से ज़्यादा शिक्षा वो वाली चीज़ है। आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर मतलब हस्त कौशलों के माध्यम से। कैसे होगा? हस्त कौशलों के माध्यम। उपयोगी पाठ्यक्रम का मतलब है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देना, है ना।
जन शिक्षा की व्यवस्था, जन शिक्षा की व्यवस्था का मतलब अनेकता में एकता, हमारे देश की विशेषता वो वाली बात हो जाती है। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। बालक का संपूर्ण विकास का मतलब है शारीरिक, ठीक है, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक वगैरह, नैतिक, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। शारीरिक श्रम की भावना का विकास, शारीरिक श्रम की भावना का विकास मतलब अगर हम बात करें तो वर्ग भेद को समाप्त किया जाए, वो वाली चीज़ है ना। तो घर, विद्यालय एवं समाज में सामंजस्य, ठीक है, अंतर को मतलब समाप्त कर दिया जाए, मतलब इसका मतलब इसमें जो अंतर है उसको समाप्त किया जाए, है ना। भावी जीवन के लिए तैयार करना। और इसके जो दोष हैं, दोष भी देख लेते हैं मोटे मोटे से। तो देश में इसमें पहले आपका शिक्षा केवल किस प्राथमिक स्तर तक, इन्होंने जो बोला था ना, वो वाली चीज़ है, प्राथमिक स्तर तक, है ना। उसके बाद में हस्त कौशलों पर शिक्षा का मतलब समय और सारणी काव्य वगैरह, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। और नोट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग लीजिए, भले ही एक सब्जेक्ट का लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा, साथ में ये नहीं मैं एक सब्जेक्ट के प्रीवियस वगैरह वो मैं 5-5 साल के ही साथ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही कोई भी नोटिस आती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से या कुछ भी हो, आप लोगों को तुरंत ही टेलीग्राम पे भी मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले जाती है, देन टेलीग्राम।